केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। आदित्य के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन आदित्य अपने खेत में हाल चला रहा था कि तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आकर बोला, अरे आदित्य, तुमने सुना? अरे गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वो हमारे गांव का ही मोहनलाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने ये भी कहा कि वो चोरी करना नहीं चाहता था। सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर आदित्य फिर से अपना हाल चलाने लगा और कन्हैया वहां से चला गया। शाम को जब आदित्य अपने घर की ओर जा रहा था तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ। आदित्य ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। अब कहना क्या चाहते हैं आप साधु महाराज? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वो सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वो काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। अब लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूं। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वो सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। आदित्य, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। अब क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं आदित्य। मुझ में भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदित्य अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ रुक्मणी उससे बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ माँ? आदित्य, अब तुम्हारी बहन मोहिनी विवाह के लायक हो गई। हमने उसके लिए अच्छा वर भी ढूंढ लिया। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। अरे आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी उगी है। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा और फिर देखना आप, अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। आदित्य के परिवार वाले मुस्कुराने लगे। मगर अगले दिन जब आदित्य अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवाई छिड़कनी होगी।
नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आदित्य उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किया मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और आदित्य की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख आदित्य उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसे उदास देखकर उसकी माँ रुक्मणी उससे बोली, क्या हुआ आदित्य, तुम उदास क्यों हो? आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला, माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं मैं। चिंता मत करो, तुम तो हमेशा अपने मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ, जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और केशव नगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य जमींदार की हवेली पर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। तो देखो आदित्य, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? अब जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार भी हूं। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन बेटा आदित्य, क्या है ना कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा रखी थी। कुछ देर बाद आदित्य सोचते हुए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है जमींदार। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर केशव नगर गया और अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वो पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई, मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, आदित्य ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई माँ। ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे आदित्य, कुछ दिनों में लड़के वाले मोहिनी को देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो मेरे सारे गांव के सामने नाक कट जाएगी। तभी वहां जमींदार आ पहुंचा और आदित्य से बोला, अरे ओ आदित्य, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। क्या हुआ भाई, कहाँ हो? जमींदार, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। हाँ, कुछ समय की मोहलत? ए बुड़बक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अब अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो, सीधी बात है, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और खेत ले जाओ। हैं?
इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। आदित्य के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। ये सब देखकर एक दिन आदित्य अपने पिता से बोला, पिताजी, 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 खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज विक्रम बहुत ही दयालु है, तो जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता? आप सही कहती हो माँ। मैं आज ही केशव नगर जाकर महाराज से सहायता मांगता हूँ। आदित्य उसी दिन केशव नगर के राजा विक्रम के महल में जाने ही वाला था, लेकिन संयोग से राजा विक्रम उसे महल के बाहर ही मिल गए। आदित्य ने राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसल में ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, और दूसरा ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म, यहाँ से जा सकते हो। राजा विक्रम की बात सुनकर आदित्य उदास हो गया और अपने गांव की ओर चल दिया। आधे रास्ते में वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, पता नहीं ये मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी आदित्य की नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वो मर चुका है। अरे, ये तो मर चुका है। तभी आदित्य की नजर उसके हाथ पर गई, जहां एक बड़ा हीरा चमक रहा था। अरे, ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना इसे मैं केशव नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूं। हाँ। तभी आदित्य के मन में एक आवाज आई, ये गलत है, ये चोरी जैसा होगा। हाँ? क्या? नहीं, ये सही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर आदित्य के मन में एक दूसरी आवाज आई, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। ये विचार आते ही आदित्य हीरा लेकर केशव नगर चला गया और एक जोहरी के दुकान पर जाकर बोला, हाँ, अब ये मेरा हीरा है। इसके कितने दाम मिलेंगे? जोहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती है और इस युवक की हालत देखकर साफ लग रहा है कि ये इसका नहीं है। जोहरी ने आदित्य को बहुत कम मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत कीमती है। लाओ इसे वापस करो। मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक कोई
ऐसे चिंदी फटे कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। देखो, जो दिया है उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो उठा और हीरा छीनकर जोरी को धक्का दे दिया। जोरी का सिर दीवार से टकराया और वो वही दम तोड़ बैठा। ये देखकर आदित्य के हाथ पैर फूल गए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया और उसने जोरी को मरा हुआ देखा। साथ ही उसने आदित्य के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ लिया। आदित्य घबराते हुए उस व्यक्ति से बोला, मैंने इसे नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था जो ये नहीं दे रहा था। मैंने तो उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। तुम्हें ये हीरा जंगल में मिला था ना, है ना? अब हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें ये हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था, है ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? अरे क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वो मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम बिरजू है। मैं महाराज विक्रम के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और ये जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ ये मर गया, क्योंकि ये हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर बिरजू ने अपनी जेब से एक बड़ी पोटली निकाली। आदित्य ने देखा कि उसमें कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। बिरजू ने आदित्य से कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊंगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हीरे हैं। क्या तुमने इन्हें भी राजा विक्रम के कोष से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीन कर यहाँ ले आए थे। हाँ, और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, सब जगह तुम ही फंसोगे, ध्यान रखना। नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर बिरजू ने मरे हुए जोरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर आदित्य को थमा दी। हाँ, अब ये मर चुका है तो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। ले लो। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं और बिरजू द्वारा दिए हीरे को लेकर चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़ा। बिरजू धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि आदित्य का घर किस गांव में और कहाँ है। कुछ घंटे बाद आदित्य अपने घर पहुंचा और बिरजू निश्चित होकर वहां से चला गया। आदित्य ने बिरजू द्वारा दी गई हीरे की पोटली छुपाकर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं अपने पिता सुखदेव को देते हुए बोला, ये लो पिताजी, महाराज विक्रम ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ आदित्य। इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा, खेत भी वापस मिलेगा और मोहनी का विवाह ही हो जाएगा, है ना? अगले दिन आदित्य जमींदार के पास गया और उसके कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है,
तो मैंने जितना कर्ज लिया था वो सूद सहित अब चुका रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, ये लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था जो मुझे ब्याज सहित मिल गया। बस बात खत्म। आदित्य जमींदार की हवेली से खुश होकर चला आया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वो स्तंभ रह गया। उसके घर में राजा विक्रम, उनके मंत्री हुकुम सिंह और 2 सैनिक खड़े हुए थे। दोनों सैनिकों ने बिरजू को पकड़ रखा था। राजा विक्रम का मंत्री हुकुम सिंह राजा विक्रम की ओर देखते हुए बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया है कि बिरजू इसी घर में छुपा था। अब तक महल से जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वो बिरजू ने ही चुराए थे। जब गुप्तचर ने कल उस जौहरी की दुकान पर छानबीन की तो उसे मरा हुआ पाया। महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे आदित्य ने मारा है और मेरे साथी को भी आदित्य ने ही मारा है। ये सुनकर आदित्य के हाथ पैर कांपने लगे। राजा विक्रम क्रोधित होकर बोले, और तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे? सीधी तरह बता दो, हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे कहाँ हैं? डरते हुए आदित्य ने हीरे की पोटली राजा विक्रम को थमा दी और कहा, महाराज, बिरजू झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तभी बिरजू वहां आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरों की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो आपसे शिकायत कर देगा। तुम्हें वो हीरा कहां से मिला? महाराज, जब मैं आपकी सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में ये हीरा था। तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना बिरजू। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा विक्रम ने ये कहा, आदित्य को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहाँ वही साधु आ पहुंचा जिसने राजसमय नजरों से आदित्य की ओर देखा और बोला, क्यों आदित्य, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल? साधु महाराज, अब मैं समझ गया। मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महाराज, इसे छोड़ दीजिए। ये बेचारा भाग्य का मारा है। मैं इसे जानता हूं। ये मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। इतना कहकर राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए और सैनिक बिरजू को पकड़कर ले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब आदित्य ने फसल बोई तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिकी।